सरगुज़िश एक कमसिन सिपाही सालार की, जो एक मजलूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दौड़ा। तारीख़ इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजाअत और क़ुव्वत ईमानी से न सिर्फ सिंध को फ़तह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निछावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मोहम्मद बिन कासम का मुहाफिज दस्ता उसके साथ था, जिस किनारे के साथ कश्तियां बंधी हुई थीं। उस किनारे पर दोनों तरफ मुहाफिज दस्ते के सवारों को दौड़ा दिया गया। शुबान सक्फी खुद भी एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम गया। दोनों बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कोई सुराग न मिला। न जमीन पर कोई ऐसा निशान मिला जिससे ये पता चलता कि मंजनीक यहाँ कश्ती से उतारी गई है। दोनों वापस आ गए। इब्ने कासम शुबान सक्फी ने मोहम्मद बिन कासम से कहा, आप वापस चले जाएं, मैं दूसरे किनारे पर जा रहा हूँ। अपने दो मुहाफिज मेरे साथ रहने दें। आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। हमारा दुश्मन दूसरे तरीके इख्तियार कर रहा है। हमारा अब निरोन में रहना भी ठीक नहीं। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, हमें अब फौरन यहाँ से कूच करना चाहिए। दुश्मन हमारी मंजनीक सिर्फ इस मकसद के लिए ले गया है कि वो ऐसी मंजनीक तैयार करे। मैं इसे इतनी मोहलत नहीं दूंगा कि वो एक भी मंजनीक बना सके। हो सकता है मैं इन्हें रास्ते में ही पकड़ लूं। शुबान सक्फी ने कहा, शुबान को इतनी तेजी से कहीं ले जाना आसान नहीं। आप चले जाएं, कहीं ऐसा न हो कि छुपे हुए दुश्मन के तीर आप तक पहुंच जाएं। मोहम्मद बिन कासम ने हुक्म दिया कि सिपाहियों की लाशों को उठाया जाए और जनाजे के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि मंजनीक रात को किस वक्त चुराई गई है और ये भी मालूम नहीं था कि वो किस तरफ ले गए हैं। शुबान सक्फी के साथ 2-3 अपने सवार थे और उसने मोहम्मद बिन कासम के 2 मुहाफिज भी अपने साथ रख लिए थे और इन सब को दरिया के किनारे किनारे ऐसी जगह ले गया जहाँ दरिया का पाट चौड़ा था। उन्होंने घोड़े दरिया में डाल दिए और दूसरे किनारे पर चले गए। वहां से वो किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए। एक जगह उन्हें एक खाली कश्ती नजर आई जो आधी से ज्यादा खुश्क थी। उस कश्ती पर मंजनीक लदी हुई थी जो अब कश्ती में नहीं थी। किनारे पर साफ निशान थे। मंजनीक वहां उतारी गई थी। इस मंजनीक के 4 पहिए थे। रेतली जमीन पर और इससे आगे जैसी भी जमीन थी उस पर इन पहियों के निशानात को छुपाना नामुमकिन था। शुबान सक्फी ने ये निशान देखे। वहाँ हाथियों के कदमों के निशान भी थे और घोड़ों के कदमों के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। शुबान सक्फी समझ गया कि मंजनीक हाथियों से खींची गई है। वो हाथी की ताकत और रफ्तार से वाकिफ था। फिर भी वो कई मील दूर चला गया। जिस रास्ते पर मंजनीक ले जाई गई थी वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। वो वीराना था, कहीं सहरा और कहीं जंगल था। ये इलाका निरोन से कई मील दूर था। बहुत ही दूर जाकर शुबान सक्फी रुक गया। उसने अंदाजा कर लिया था कि मंजनीक किस तरफ और कहाँ ले जाई गई है। वहां से शुबान सक्फी वापस निरोन आ गया। इब्ने कासम शुबान सक्फी ने वापस आकर मोहम्मद बिन कासम से कहा, हमारे 4 सिपाहियों को इन्हीं आदमियों ने कत्ल किया है जो मंजनीक ले गए हैं और मैं यकीन से कहता हूँ कि मंजनीक सियोस्तान ले जाई गई है। हमें फौरन कूच करना चाहिए। आपने ठीक कहा था कि दुश्मन को हम मोहलत ही न दें कि मंजनीक बनाना तो दूर की बात है, वो मंजनीक को अच्छी तरह देख भी ना सके। सियोस्तान वही मुकाम था जो आजकल सेवन के नाम से मशहूर है। निरोन से मोहम्मद बिन कासम ने सियोस्तान को ही जाना था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी अब उसे कूच करना पड़ा। वो जूं सिंध के अंदर आता जा रहा था, ज्यादा मुहतात होता जा रहा था, क्योंकि वो राजा दाहिर की इस चाल को समझ गया था कि अरब फौज लड़ते लड़ते और पेशकदमी करते करते थक कर चूर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा जंगी ताकत इकट्ठी करके अरोड़ के मैदान में इस फौज को एक ही हल्ले में खत्म कर दिया जाए। निरोन के हाकम सुंदर शमनी ने खुफिया तौर पर अपना एक एलची सेवस्तान के हाकम के पास भेजा हुआ था। वहाँ के हाकम को ये कहना था कि वो अरब फौज का मुकाबला न करे। सियोस्तान का हाकम भी बुत था। मोहम्मद बिन कासम ने इस एलची की वापसी का इंतजार करना था। एलची 2 रोज बाद वापस आया। सियोस्तान अब एक किला नहीं बल्कि एक पहाड़ बन गया है। एलची ने मोहम्मद बिन कासम की मौजूदगी में सुंदर शमनी को बताया। राजा दाहिर ने सियोस्तान के बुद्ध हाकम को अपने पास बुला लिया है और उसकी जगह अपने भतीजे बजे राय को वहां का हाकम बनाकर भेज दिया है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि राजा दाहिर ने अपने भतीजे को क्यों भेजा है। बजे राय ने आते ही फौज को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया। किला तो पहले ही मजबूत था, लेकिन बजे राय ने अपनी फौज को ऐसी तरबियत दे दी है
कि मुहासरे की कामयाबी आसानी से हासिल नहीं हो सकेगी। इसके अलावा किले के दिफा के लिए एक और चीज आ गई है। ये है एक मंजनीक जो मालूम नहीं कहां से लाई गई है। ये मंजनीक कब वहां पहुंची है? मोहम्मद बिन कासम ने पूछा। मेरी मौजूदगी में वहां पहुंची है, एलची ने जवाब दिया। मैंने इसे किले में आते देखा था। इसे 2 हाथी खींच रहे थे और इनके साथ 12-13 घोड़सवार थे। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि यहाँ की फौज मंजनीक कहाँ से लाई है। यहाँ कोई कारीगर ऐसा नहीं कि जो मंजनीक बना सके। ये मंजनीक यहाँ से चुराई गई है, मोहम्मद बिन कासम ने कहा और पूछा। क्या तुमने देखा नहीं कि इस मंजनीक का वो क्या बनाएंगे? इसे उन्होंने शहर पनाह के बड़े दरवाजे के ऊपर दीवार पर रख दिया है, एलची ने जवाब दिया। और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के ढेर मंजनीक के साथ लगवा दिए हैं। मोहम्मद बिन कासम हंस पड़ा। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, ये लोग जाहिल हैं और एक तरफ वो इतने दुलेर हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे 4 आदमियों को कत्ल किया और मंजनीक ले गए, और दूसरी तरफ वो इतने अहमक हैं कि ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मंजनीक कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होती है। आगे बात करो। सिस्तान की ज्यादातर आबादी बुद्धों की है, एलची ने कहा। मैं शहर में घूमता फिरता रहा हूँ। शहर के लोग लड़ाई नहीं चाहते, मगर बजे राय इन्हें डराता रहता है कि मुसलमान आ गए तो किसी घर में कुछ नहीं छोड़ेंगे और शहर की तमाम जवान लड़कियों को अपनी फौज में तकसीम कर देंगे। ये वही प्रोपेगेंडा था जो हर जगह होता आया था, लेकिन मुसलमानों का तर्ज अमल और मफतूहा बस्तियों और किलाबंद शहरियों के लोगों के साथ उनका सलूक और रवैया इतना अच्छा और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के खिलाफ होता था कि प्रोपेगेंडा बेअसर हो जाता था। दीबल फतह हुआ तो वहाँ के कुछ लोग और ताजर वगैरह दूसरे शहरों में गए थे। निरोन से भी कुछ लोग ज़ोस्तान और दूसरे शहरों में गए थे। वो जहाँ जाते वहाँ मुसलमानों के हुस्ने सलूक का जिक्र करते थे। ऐसा ही सिस्तान में हो रहा था। अरमन बेला, दिबल और निरोन के बाज लोग सिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया था कि मुसलमान फौज फसल को खराब नहीं करती, मफतूहा शहर में लूट मार नहीं करती, दुकानदारों का माल नहीं उठाती, और मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी ये बयान की गई कि औरतों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। सुंदर के एलची ने बताया कि सिस्तान में फौज और शहरियों में इख्तिलाफ पाया जाता है। इस बुध एलची ने जब देखा था कि सिस्तान का हाकम बदल गया है तो वो एलची से जासूस बन गया था। मोहम्मद बिन कासम ने निरोन में इंतजामी अमूर के लिए कुछ आदमी रहने दिए और फौज का एक आध दस्ता भी वहां छोड़ा और सिस्तान की तरफ कूच कर गया। तारीखों में तारीखों, दिनों और महीनों के मुतल्लक इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए यकीन से ये लिखना नामुमकिन है कि मोहम्मद बिन कासम ने कौन से महीने की किस तारीख को कूच किया। उन रास्तों के मुतल्लक भी इख्तिलाफ मौजूद हैं जिन रास्तों पर मोहम्मद बिन कासम एक जगह से दूसरी जगह गया था। मोहम्मद बिन कासम अब ज्यादा मुहतात हो गया था। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके कूच किया। खुद दरमियान वाले हिस्से के साथ रहा। उसके अलावा उसने हरादिल दस्ता आगे भेज दिया था जो सवार था। दाएं और बाएं शुतर सवारों के दस्ते थे जो फौज से दूर दूर आगे बढ़े जा रहे थे। ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि एक मंजनीक की चोरी से मोहम्मद बिन कासम को यह खतरा महसूस होने लगा था कि दुश्मन पहलुओं से या फौज के उकबी हिस्से पर या रसद के चक्रों पर शबो-खून की तरज के हमले कर सकता है। मोहम्मद बिन कासम ने हुक्म दिया था कि कूच बहुत तेज हो और पड़ाव कम से कम किए जाएं। फौज की नफरी राजा दाहिर की फौज के मुकाबले में हासी कम थी, लेकिन ये फौज तेजो तंद तैलाब की मानद बढ़ी जा रही थी। इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा था और राजा दाहिर हक के सैलाब को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अपनी फौज को मुख्तलिफ किलों में बड़ी खूबी से तकसीम कर दिया था। उन्हीं दिफाई इंतजामात के तहत उसने सिस्तान से बुध हाकम को हटाया और अपने सके भतीजे को वहां भेज दिया था। वो फौज का भी हाकम था और किले का भी। तीसरे दिन अरब की ये फौज मौज के मुकाम पर पहुंची। ये मुकाम सिस्तान के इंतजामात के तहत आता था। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि मौज कोई बस्ती नहीं थी। मौज का मतलब नदी या दरिया था जहां मोहम्मद बिन कासम ने पड़ाव किया था। वहां से सिस्तान 7 करीब ही था। ये जगह सरसब्ज थी, पानी की बहुतात थी, इसलिए वहां एक बस्ती थी जिसमें बुद्ध मत के पैरोकार आबाद थे और आबादी के लिहाज से ये एक कस्बा था। फतू उल बल्दान में भी लिखा है कि इस इलाके में बुद्ध आबाद थे। मशहूर और मुस्तंद मौरख ब्लाजरी ने लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासम वहां पहुंचा तो उस इलाके के बुद्धों के राहबरों का एक वफद मोहम्मद बिन कासम के पास गया। बुद्धों के राहबर शिमनी कहलाते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासम से कहा कि वो अमन और दोस्ती चाहते हैं क्योंकि मोहब्बत और अमन उनके मजहब का बुनियादी असूल है। चचनामा की रिवायत ये है कि बुद्धों ने सिस्तान के हाकम बजे राय को ये पैगाम भेजा था, आप किला बंद हैं और आपके पास फौज है। हम कमजोर हैं और हम लड़ना जानते भी नहीं। हम लड़ना चाहें तो भी नहीं लड़ सकते क्योंकि हम बुद्ध हैं और हम महात्मा बुद्ध के इस फरमान की हुक्म अदुली नहीं कर सकते।
कि फौजों से बस्तियां रौंदी जा सकती हैं, तलवार से जिस्म काटे जा सकते हैं और तीरों से सीने छलनी किए जा सकते हैं, लेकिन इंसानों के दिल नहीं जीते जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम मुसलमान सलार की अतात कबूल न करें तो कुछ फौज भेज दें, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। बजे राय ने इस पैगाम का ये जवाब दिया कि बुद्धों के वफद को हकारत से देखा और हुक्म दिया कि इन्हें वापस भेज दो। इसके बाद शमनियों का वफद मोहम्मद बिन कासिम के पास गया और कहा कि अगर वो इन बस्तियों पर काबिज होना चाहता है तो ये सोच ले कि उसे जरा सी भी मुज़ाहमत का सामना नहीं होगा। अगर आप हमसे घोड़ों और ऊंटों के लिए चारा लेना चाहते हैं तो ले लें। एक शिमनी ने कहा, आप लश्करियों के लिए अनाज भी ले सकते हैं और अगर आप नकद रकम का मुतालबा करेंगे तो हम वो भी अदा करेंगे। अमन और दोस्ती से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो हम आपको जमानत देते हैं कि आपकी बस्तियों की हिफाजत और आपके जानो माल की हिफाजत के जिम्मेदार हम होंगे।